नमस्कार। अगर हम अपने समाज को सच में समझना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी राय या अंदाजों से तो काम नहीं चलेगा, है ना? हमें चाहिए ठोस सबूत, हमें चाहिए तथ्य। तो आज हम इसी सबूत को इकट्ठा करने की कला और विज्ञान यानी डेटा कलेक्शन को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। हम अपनी पसंद नापसंद, अपनी धारणाओं मतलब अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर समाज की असली तस्वीर कैसे देख सकते हैं? इसका जवाब पता है कहाँ है? एक बहुत ही सोची समझी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया में। और बस यही प्रक्रिया आज हमारे सफर का केंद्र है। किसी भी सामाजिक रिसर्च की जो इमारत होती है ना, वो जिस नींव पर खड़ी होती है उसे ही हम डेटा संग्रह या डेटा कलेक्शन कहते हैं। सच कहूं तो ये किसी भी खोज का पहला और सबसे जरूरी कदम है, जिसके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। देखिए, डेटा संग्रह का मतलब यूं ही कहीं से जानकारी उठा लेना नहीं है। नहीं, ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक, योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता है ताकि जो भी जानकारी हमें मिले वो भरोसे के लायक हो और समाज की असली सच्चाई को सामने ला सके। इस बात को हम जितना जोर देकर कहें कम है कि डेटा संग्रह ही सामाजिक अनुसंधान की आधारशिला है, उसकी नींव है। जरा सोचिए, अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो तो क्या वो टिक पाएगी? कभी नहीं। बिल्कुल वैसे ही बिना मजबूत और सही तरीके से जमा किए गए डेटा के कोई भी रिसर्च विश्वसनीय हो ही नहीं सकता। तो जब एक रिसर्चर सबूत इकट्ठा करने निकलता है तो उसे किस तरह के सबूत मिल सकते हैं? मोटे तौर पर कहें तो डेटा दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आइए समझते हैं कि इनमें क्या फर्क है। प्राइमरी डेटा वो बिल्कुल ताज़ा जानकारी है जिसे कोई रिसर्चर खुद पहली बार इकट्ठा करता है, जैसे कि इंटरव्यू लेकर या सर्वे करके। ये खास तौर पर उसी रिसर्च के लिए जमा किया जाता है, इसलिए एकदम सटीक होता है। हाँ, इसमें समय और पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। वहीं दूसरी तरफ है सेकेंडरी डेटा, जो पहले से ही मौजूद है, जैसे सरकारी रिपोर्टें या पुरानी किताबें। ये आसानी से मिल जाता है और इससे समय भी बचता है, पर हो सकता है कि ये आपके रिसर्च के मकसद से 100% भी मेल ना खाए। तो फिर एक सामाजिक जासूस के टूल किट में सच्चाई का पता लगाने के लिए कौन कौन से औजार होते हैं? चलिए अब डेटा इकट्ठा करने के कुछ सबसे मजेदार और प्रमुख तरीकों पर नजर डालते हैं। हमारा पहला और शायद सबसे सीधा तरीका है अवलोकन विधि, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें होता यह है कि रिसर्चर समाज को उसके कुदरती माहौल में बिना कोई छेड़छाड़ किए बस देखकर और सुनकर समझने की कोशिश करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप दूर बैठकर चुपचाप किसी नाटक को देख रहे हों। इस तरीके की सबसे खास बात पता है क्या है? ये इस बात पर फोकस करता है कि लोग असल में करते क्या हैं, न कि सिर्फ इस पर कि लोग कहते क्या हैं। और क्योंकि ये सीधे अनुभव पर आधारित है, इससे जो जानकारी मिलती है वो काफी यथार्थवादी, काफी रियल होती है। हमारी अगली विधि है केस स्टडी। इसमें किसी एक इकाई, जैसे कोई एक इंसान, एक परिवार या कोई एक संस्था का बहुत ही गहराई से, बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाता है। ये किसी एक मामले की पूरी तह तक जाने जैसा है। केस स्टडी की असली ताकत इसकी गहराई में ही छिपी है। ये हमें किसी भी स्थिति की पूरी तस्वीर दिखाती है, उसके सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक मतलब हर पहलू को एक साथ जोड़कर। इससे हमें किसी समस्या के कारण और उसके परिणाम को समझने में जबरदस्त मदद मिलती है। अच्छा, अब बात करते हैं सर्वेक्षण यानी सर्वे मेथड की। इस तकनीक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें किसी बहुत बड़े ग्रुप के बारे में जानकारी चाहिए होती है। इसके लिए प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेयर्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। सर्वे की सबसे बड़ी ताकत उनका पैमाना है, उनका स्केल है। वो हमें समाज की एक बड़ी और प्रतिनिधि तस्वीर दे सकते हैं। और इससे जो डेटा मिलता है ना, वो अक्सर सरकारी नीतियां और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने में बहुत काम आता है। लेकिन एक मिनट, क्या किसी बड़े सर्वे में हर एक इंसान से बात करना मुमकिन है, जैसे पूरे देश से? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सैम्पलिंग तकनीक हमारे काम आती है। इसमें पूरी आबादी से बात करने के बजाय उसके एक छोटे से प्रतिनिधि हिस्से का अध्ययन किया जाता है। सैम्पलिंग ही है जो बड़े बड़े रिसर्च को असल में संभव बनाती है। ये न सिर्फ हमारा समय और पैसा बचाती है, बल्कि अगर सैंपल को वैज्ञानिक तरीके से चुना गया हो तो उसके नतीजों को पूरी आबादी पर लागू किया जा सकता है। ये कम संसाधनों में ज्यादा जानकारी पाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। सैंपलिंग के भी मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसमें आबादी के हर सदस्य को चुने जाने का बराबर मौका मिलता है। इसे ज्यादा वैज्ञानिक माना जाता है।
और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसमें रिसर्चर अपनी सुविधा या रिसर्च के उद्देश्य के हिसाब से सैंपल चुनता है। तो हमने सारे तरीके तो देख लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि इतनी मेहनत करके डेटा इकट्ठा करना आखिर इतना जरूरी क्यों है? इसका हमारी दुनिया के लिए, हमारे लिए क्या मतलब है? ये सारी मेहनत रिसर्च को एक वैज्ञानिक आधार देती है। ये भरोसेमंद नतीजे निकालने में मदद करती है। ये हमें सामाजिक समस्याओं की जड़ तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है, नए सिद्धांत बनाने और पुराने सिद्धांतों को परखने का जरिया बनती है, और आखिर में एक बेहतर समाज के लिए अच्छी नीतियां बनाने की बुनियाद तैयार करती है। तो सबसे अहम बात यही है कि डेटा ही वो चीज़ है जो सामाजिक रिसर्च को सिर्फ विचारों के एक ढेर से ऊपर उठाकर एक वैज्ञानिक अध्ययन का दर्जा देती है। तथ्यों के बिना हर बात सिर्फ एक राय बनकर रह जाती है। तो इस पूरी चर्चा को ख़त्म करते हुए मैं बस एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगली बार जब आप किसी अखबार में, टीवी पर या इंटरनेट पर कोई आंकड़ा या किसी सर्वे का नतीजा देखें, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि ये जानकारी आखिर इकट्ठा कैसे की गई होगी, कौन सा तरीका इस्तेमाल हुआ होगा। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा सवाल आपको एक ज़्यादा जागरूक इंसान बना देगा।